अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर टू एंड इट्स वेरिएंट टू। अच्छा भाई, पास पेपर सेशन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना, देखो इससे आप मैक्सिमम एडवांटेज कब हासिल कर सकते हो। अब आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स नहीं सीखना है, आपने अपने साथ एक कॉपी पेंसिल रखनी है जहाँ पे आपको जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो, आपको रियलाइज हो कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने हैं अपने पास, या वो टॉपिक्स आपको अपने पास लिखने हैं ताकि एट द एंड ऑफ अ क्लास आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सको। तो ये काम बहुत जरूरी है। हम लोग ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी जो बैकग्राउंड नॉलेज है चैप्टर की उसको स्ट्रेच करें, उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। अब जब हम 5 to 6 ईयरलीज करेंगे तो वी विल रियलाइज कि हमने जब तक सारे चैप्टर्स जो है उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर लिए होंगे। उसके बाद आपके पास कुछ पेपर्स जो है वो एज अ होमवर्क भी होंगे, तो आपने वो एज अ होमवर्क भी करने होंगे। तो अपने पास एक कॉपी पेंसिल, एक कैलकुलेटर जरूर साथ होना चाहिए आपके। और आपने जब क्वेश्चन कर रहे हो आप खुद ही रियलाइज करोगे कि कोई क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है या आपने दोबारा से पढ़ना है, तो आपने लिख लेना है कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है और वो टॉप कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, तो आपने वो रिवाइज करना है। तो ये काम जरूर करना है, तभी आपको जो है वो ईयरली पेपर्स करने का फायदा होगा। अच्छा भाई, पेपर में हमारे पास जो ओ लेवल का पेपर टू है उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 1 hour 45 minutes, राइट। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। वो 8 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 9 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस। तो फिक्स नहीं है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर क्वेश्चंस हो। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोई चॉइस नहीं होती है इस पेपर में। पुराने पेपर जब आप देखोगे बिफोर 2023, तो उसमें दो पार्ट्स होते थे इस पेपर के, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस होती थी, आउट ऑफ 4 क्वेश्चन यू आर सपोज टू डू ओनली 3 क्वेश्चन, बट नाउ फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स आपके पास पेपर टू में किसी भी क्वेश्चन की चॉइस नहीं है। ठीक है जी। आईजीसीएसई का पेपर 1 hour 15 minutes का होता है पेपर टू, और वो हम जो है आईजीसीएसई का करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे उसकी और बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओ लेवल और आईजीसीएसई के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि सारे स्टूडेंट जो है वो आईजीसीएसई की क्लासेस भी लोगे और पेपर ओ लेवल की क्लासेस भी लोगे। आपको कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो यू विल रियलाइज के सेम क्वेश्चंस ही तकरीबन आ रहे होते हैं। तो आईजी वाले ओ लेवल की क्लास भी ले रहे होंगे और ओ लेवल वाले आईजी की भी क्लास लेंगे, तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, पेपर करना कैसे है, कौन से पेन से करना है, आई थिंक आप लोग ऑलरेडी एक ग्रेड 10 में पेपर्स दे चुके हो, तो आपको पता है कि आपने या तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज करना होता है। अगर कोई डायग्राम या आपको ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हो। बाकी आपने सिर्फ पेन जो है वो या तो सिर्फ ब्लू पेन यूज करते हैं या ब्लैक पेन यूज करते हैं, उसके अलावा और किसी कलर का पेन आपको यूज नहीं करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स जिनके पास ग्रीन पेन होते हैं, रेड पेन होते हैं, वो पेपर कर देते हैं उससे, वो प्लीज नहीं करना। अच्छा, सबसे बड़ा ब्लेंडर आप ये करते हो कि आप कुछ क्वेश्चंस जो है वो पेंसिल से लिखते हो और वो फिर पूरा पेपर जो है वो पेंसिल से कर देते हो। अगर बीच में डायग्राम बनाने के लिए आपने पेंसिल उठाई होती है तो आगे का पूरा पेपर आप पेंसिल से कर देते हो। भाई, इंस्ट्रक्शंस ये है कि जो पेंसिल से पेपर करेगा उसका पेपर चेक नहीं होगा। तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि पूरा पेपर पेंसिल से नहीं करना है। पेंसिल से सिर्फ आप डायग्राम्स या ग्राफ्स बना सकते हो, उसके अलावा आपने आंसर्स बाकी क्वेश्चंस के पेंसिल से नहीं लिखने हैं। इस बात को जहन में रखना। ये कॉमन मिस्टेक है, आप लोग पूरा पेपर पेंसिल से निकाल देते हो पेपर टू। ठीक है जी। इसके अलावा आपने किसी भी किस्म का करेक्शन फ्लूइड या कोई भी इरेजेबल पेन यूज नहीं करना है। जैसे वाइट डोज होते हैं, रिमूवर्स होते हैं, वो आपने यूज नहीं करना है। अब आप फाउंटेन पेन यूज करते हो या बॉल पेन यूज करते हो वो तो आपकी मर्जी है। अगर कोई चीज गलत होती है तो आपने बस उसको सिंपली क्रॉस करना है और उसके ऊपर जो है वो करेक्टेड आंसर अपना लिख देना है। और अगर इनकेस जगह नहीं होती है कहीं पे कुछ आंसर लिखने की, तो उसकी हम बात करेंगे कि हमने किस तरह से उसको केटर करना है। और ये सारी बातें हम जब पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो अभी चीजें होती जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, मार्क्स इस पेपर के टोटल मार्क्स 80 मार्क्स हैं। ठीक है, और पेपर टू का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, तो आप अगर ये पेपर सबसे ज्यादा अच्छा करोगे तो आपका ग्रेड अच्छे आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
रफ वर्क के बारे में हमारी बात होगी अभी। रफ वर्क के लिए बहुत हमारे पास जगह होती है, जैसे कि ब्लैंक पेजेस गिवन होते हैं, आप वहाँ पे भी रफ वर्क कर सकते हो। और जैसे अगर आपके पास यहाँ पे जो स्पेस अवेलेबल है, एम्प्टी स्पेस या ब्लैंक स्पेस अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे भी रफ वर्क कहीं भी कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, जो भी आप रफ वर्क करोगे उसको क्रॉस कर देना। अगर आप उसको क्रॉस कर दोगे, उस पर एक लाइन लगा दोगे, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज क्रॉस्ड। आपने एक लाइन भी लगा दी है ना, वो क्रॉस्ड है, वो चेक नहीं होगा। ठीक है। अब आपको कुछ जैसे स्टूडेंट है वो क्रॉस करने के लिए पूरा इस तरह से वो यूं कर रहे होते हैं, नहीं बेटा, अगर एक लाइन भी लगा दोगे तो वो क्रॉस कंसिडर्ड होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। रफ वर्क आप कहीं भी कर सकते हो, बट एडवाइजेबल ये है कि आपके पास जो ब्लैंक पेजेस हैं, वो पेपर में विद इन पेपर आपको ब्लैंक पेजेस कहीं ना कहीं बीच में या तो एंड में दे देता है या वो शुरू में दे देता है, उसके हिसाब से आप रफ वर्क कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस के बीच में एक ब्लैंक पेज होता है, वो इसलिए होता है, रफ वर्क के लिए ही होता है। बट स्टिल अगर आप रफ वर्क जो है वो आगे पीछे भी कहीं करना चाहो तो कर सकते हो, बस उसको क्रॉस कर देना। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। क्लैश तो नहीं होगा अहमद किसी के साथ, आप टाइमिंग देखो अपने। और अगर कुछ स्टूडेंट्स का कहीं पे किसी क्लास का क्लैश आता है बिफोर ईद, अगर कोई क्लैश बन रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना रिकॉर्डिंग से, या तो यादी क्लास रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लेना, या दूसरी टीचर्स की क्लास रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लेना। तो थोड़े बहुत क्लैशेस जो है वो बन सकते हैं, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि टाइमिंग्स रमजान में बहुत कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैश आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, आफ्टर ईद जो है वो टाइमिंग हमारे पास ज्यादा होंगे, ज्यादा कन्वीनियंस होगी टाइमिंग्स की, तो हम उसके साथ कर लेंगे। एनीवेज, बिस्मिल्लाह करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन के साथ अगेन पेन और पेंसिल लेके बैठना। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आपने बस एक कॉपी में क्वेश्चन नंबर लिखना है। ईयर मैंने आपको बता दिया, दिस इज नवंबर 2023, पेपर 2 वेरिएंट 2। आज हम ओ लेवल का पेपर कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ जितनी वर्किंग आप लिख सकते हो उतनी वर्किंग लिखना, जो आप चीज समझ रहे हो वो भी, और जो आपको पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं आता है, तो वो एज अ रिमाइंडर अपने पास लिख लेना, ताकि आप इस क्लास के बाद रिकॉल कर लो। और रिकॉल करने का अच्छा तरीका यही है कि आप हर पेपर के एंड पे जो जो चीजें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो आपको रिकॉल करनी है, तो वो रिकॉल कर लेना बिफोर नेक्स्ट क्लास, वरना फिर फायदा नहीं होगा ईयरली पेपर्स करने का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग चूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ओ लेवल में आपको ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का मिलेगा, जिसमें आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक से वो क्वेश्चन नहीं बना हुआ होता, बल्कि पूरी केमिस्ट्री जितनी आपने पढ़ी है ना, उसमें से सारा कहीं ना कहीं से वो नॉलेज उठा के फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा होता है। इसमें वो हमेशा एक बात कहता है कि ईच कंपाउंड या जो भी सब्सटेंस ऊपर दिया हुआ है मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल। मतलब आप इसमें से कोई एक सब्सटेंस को दो बार भी दो आंसर्स में भी लिख सकते हो, और क्या पता इनमें से कोई यूज ना भी हो रहा हो। ठीक है। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट इज अ वेस्ट गैस फ्रॉम डाइजेशन इन एनिमल्स। तो हमारे पास वो कौन सी गैस है जो डिके ऑफ वेजिटेटिव मैटर या डिके ऑफ डाइजेस्ट एनिमल डंग से बन रही होती है? वो मिथेन गैस है। अब मिथेन गैस इसमें यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है ना ऊपर, आपने यहाँ पे बस सिंपल लिखना है, इट्स अ मीथेन गैस। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट के चैप्टर में। जिन लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये बेटा आपने केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में ये आप चीज पढ़ोगे। पार्ट बी कह रहा है टर्न्स फ्रॉम टर्न्स ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड पिंक। अच्छा, कोबाल्ट टू क्लोराइड जो है वो हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर वाटर। ठीक है, हमने दो चीजें यूज की थी टेस्ट फॉर वाटर के लिए। एक हम लोग कॉपर टू सल्फेट यूज करते हैं, एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का होता है। जब इसमें आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते हो तो ये जो है वो व्हाइट से ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट बन जाता है। तो एक तो आपने कॉपर टू सल्फेट यूज किया था, और दूसरा हमने यूज किया था कोबाल्ट टू क्लोराइड। और कोबाल्ट टू क्लोराइड जो है वो ब्लू से पिंक कलर का हो जाता है जब इसमें आप वाटर ऐड करते हो। अगेन ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में।
ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमने केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में पढ़ा है, तो आपने याद रखना है वहां पे, टेस्ट फॉर वाटर के नाम से। तो क्या चीज है जो कि कोबाल्ट 2 क्लोराइड को ब्लू से पिंक कलर का कर देती है, वो है वाटर। सही है, नहीं जी, इथेनॉल नहीं होता, वाटर होता है। ठीक है, वाटर देखो इन ऑप्शंस में गिवन है। अच्छा, आपने लिखने यहाँ पे वही कंपाउंड है जो ऊपर लिस्ट में गिवन है, आपने जो लिस्ट में गिवन नहीं है वो आप नहीं लिख सकते हो। ऑप्शन सी कह रहा है रिएक्ट्स विद इथीन अबव 100 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथीन अबव 100 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हमने उसकी की थी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में हमने क्या किया था, उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया था, राइट। और उसने जो हमने जो टेम्परेचर याद किया था, वो टेम्परेचर याद किया था 350 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 65 एटमॉस्फेयर। और हमने कैटलिस्ट भी यूज किया था, फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। लेकिन जो हमारा रिएक्टेंट था वो क्या था, एल्कीन था और स्टीम था। ठीक है, इन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो 350 भी हो सकता है। तो इथीन से इथेनॉल बनाने के लिए हमने इथीन को रिएक्ट करवाया था स्टीम के साथ। ठीक है, अब देखो इस लिस्ट में कहीं पे स्टीम नहीं लिखा हुआ है, तो स्टीम क्या है, बेसिकली गैसियस स्टेट ऑफ वाटर ही है ना। तो आप यहाँ पे क्या, अगर स्टीम नहीं लिखा हुआ है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है लिखने के लिए, वाटर, राइट। नेक्स्ट कह रहा है इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की आपको केमिकल इक्वेशन याद रखनी है। अगेन ये वाला जो पार्ट डी है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी, ये तीनों पार्ट कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट से। आसान सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक क्लास में हमने पढ़ा था, दैट वाज केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट। अब आपके सामने इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई इक्वेशंस नहीं, मतलब कोई कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन इक्वेशंस कुछ आपको याद करनी है इसमें। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन यहाँ पे पूछी हुई नहीं है, लेकिन आपको याद करनी है, अक्सर वो पूछता भी है। क्या इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है वाटर के साथ टू प्रोड्यूस ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन जो होता है वो होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये रिएक्शन प्लांट्स में होता है, और उसके लिए हमें एक और चीज रिक्वायर्ड होती है जो प्लांट्स में होती है, दैट इज क्लोरोफिल। तो ये सारी बातें भी याद रखना, ये मैं रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि ये भी टाइम टू टाइम पूछता रहता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो दो प्रोडक्ट हमारे पास बने हुए हैं, एक ग्लूकोज बनता है और एक ऑक्सीजन बनता है। अब हमारे पास जो ऊपर लिस्ट गिवन है उसमें ऑक्सीजन गैस तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ग्लूकोज लिखा हुआ है उसमें। यहाँ पे आप क्या ऑप्शन चूज करोगे, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखना, C6H12O6 एंड दैट इज ग्लूकोज। नेक्स्ट पार्ट ई में कह रहा है कंटेन्स एन एनाइन विद अ चार्ज ऑफ -2। एनाइन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज आइन होता है, और वो कह रहा है कि ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें नेगेटिवली 2 चार्ज आइन हो, -2 चार्ज। तो इस लिस्ट में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें -2 आइन है। वो पहली बात तो आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। अब अमोनिया जो है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इथेनॉल जो है वो भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए हैं, ग्लूकोज जो है वो भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है। मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड MgCl2। इसमें हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड में जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है मैग्नीशियम क्लोराइड में, वो क्या होता है, क्लोराइड आयन होता है, और क्लोराइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl-1। सही है, देखो एनाइन जो होगा, कैटाइन और एनाइन आयनिक कंपाउंड में ही होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO। इसमें मैग्नीन होता है जिसका चार्ज होता है Mg2 पॉजिटिव, और ऑक्साइड आयन होता है जिसका चार्ज होता है O2 नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन 2 नेगेटिव किस में आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में आ रहा है। तो आप यहाँ पे आंसर में ऑक्साइड O2 नेगेटिव आयन नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे, उसने कंपाउंड पूछा हुआ है ना, यू हैव टू टेल यू नेम द कंपाउंड जो लिस्ट में दिया हुआ है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसमें ऑक्साइड का 2 नेगेटिव आयन है।
क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े हैं? देखो बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जरूर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NO2। लेकिन दिस इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है। कैसे पता कोवलेंट बॉन्डिंग है? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कोवलेंट बॉन्डिंग होती है बिटवीन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन कौन से ग्रुप के होते हैं? जब ग्रुप 4 का कोई एलिमेंट, ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट, ग्रुप 6 का कोई एलिमेंट और ग्रुप 7 का कोई एलिमेंट जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, और इसमें हाइड्रोजन भी इंक्लूडेड होता है। तो जब ये वाले ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में आइंस नहीं होते हैं, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है। इसलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसको हम एनाइन नहीं बोलेंगे। सिर्फ आयनिक कंपाउंड में जो कैटाइन और एनाइन होता है हमारे पास, तभी मैं कह रहा था कि पहले आयनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना। गॉट इट? समझ आ गई नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड वाली बात जो लोग पूछ रहे हैं? चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू कह रहा है दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स। क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऑल द एलिमेंट्स इन बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 ऑफ द periodic टेबल। जो एलिमेंट ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में होते हैं उनको हमने एज अ ट्रांजिशन मेटल याद किया हुआ है, राइट? अच्छा जी, हमारे पास क्रोमियम जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो उसने एक बात बता भी दिया। प्रोडक्ट टेबल से भी देख सकते हो कि क्रोमियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखो, इन्होंने बोला हुआ नहीं है उस क्वेश्चन में आयनिक कंपाउंड है, वो आपको खुद ही रियलाइज करना है कि उसने अगर कहा हुआ है नेगेटिव आइन है, -2 चार्ज है, तो वो नेगेटिव आइन या एनाइन जो होता है वो आयनिक कंपाउंड्स में ही होता है। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में बेटा आइंस नहीं होते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द periodic table. State two physical properties of chromium that are different to those of sodium. अब जो सोडियम है वो ग्रुप 1 का मेटल है। हमने ग्रुप 1 के मेटल की प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ी है। ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो डेंसिटीज, ठीक है, एंड ग्रुप 1 मेटल्स आर सॉफ्ट, दे कैन इजीली बी कट विद अ नाइफ। ऑन दी अदर हैंड जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना उनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। अब देखो यहाँ पे उसने एक बात कहा हुआ है, यू हैव टू स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटीज, उनके कलर्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज में द वे दे रिएक्ट, जैसे ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो वो उनकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखोगे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और जो ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं, इसमें कह रहे हैं स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम दैट आर डिफरेंट टू दोस ऑफ सोडियम। सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है, ठीक है, और क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल हैव हायर डेंसिटीज, rather dense होते हैं। सेकेंडली ट्रांजिशन मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। ट्रांजिशन मेटल्स में देखो हमारे पास क्रोमियम होता है, आयरन होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। तो इन मेटल्स के यूजुअली जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा हायर होते हैं एज कंपेयर टू अदर मेटल्स ऑफ द periodic टेबल। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, melting point is a physical property, colors are a physical property, right? हाँ, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये बात भी हो सकती है। अभी फिलहाल वो कह रहा है कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज बताओ। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी बता सकते हो, लेकिन आप प्रेफर क्या करोगे? वो चीज लिखो जो डायरेक्टली मेटल की प्रॉपर्टी है। डेंसिटीज याद नहीं करनी है, किसी की भी याद नहीं करनी है। अच्छा, पार्ट बी में कह रहे हैं डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द क्रोमियम एटम शोन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे? देखो क्रोमियम के साथ उसने 2 नंबर लिखे हुए हैं। जो छोटा वाला नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है जो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे? 24 होंगे।
और नंबर ऑफ जो बड़ा वाला नंबर है वो मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप इन दोनों नंबर को क्या क्या करोगे, माइनस कर दोगे। न्यूक्लियन नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 53 माइनस 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा 29। इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कोई। Next is saying chromium oxide reacts with carbon and chlorine to produce chromium 3 chloride। ठीक है भाई, ये रिएक्शन ना हमने पढ़ा है कहीं पे ना हम पढ़ेंगे। इस रिएक्शन में उसने आपको रिएक्टेंट्स बता दिए और साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी बता दिया है। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्रोमियम 3 क्लोराइड बन रहा है, CrCl3। क्रोमियम 3 क्लोराइड में जो क्रोमियम का चार्ज होगा वो +3 चार्ज होगा, क्लोराइड -1 होता है। क्रोमियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड उसने आपको उसका फॉर्मूला नहीं बताया। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। रिमेंबर जब हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी तो हमने कुछ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले लिस्ट डाउन किया था उसको, और टाइम टू टाइम आप जगह जगह पे ये फॉर्मूला यूज करते आए हो। कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ा था जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्रोमियम 3 ऑक्साइड Cr2O3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो कार्बन क्या है, सिंपल एलिमेंट है जिसको आप C से रिप्रेजेंट करोगे, और क्लोरीन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो क्लोरीन जो एग्जिस्ट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ Cl2 एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है, बच्चे सिर्फ क्लोरीन एटम लिख के छोड़ देते हैं। भाई क्लोरीन आपको याद रखना है कि क्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Cl2। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लोरीन के साथ Cl2 लिखना है, राइट। अच्छा, प्रोडक्ट में आपको कह रहा है क्रोमियम 3 क्लोराइड बना है और उसका फॉर्मूला उसने दे दिया है CrCl3। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CO। बस आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। नहीं, वहां से कार्बन जो है वो डायटोमिक नहीं होता, कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में होता है, कार्बन सॉलिड। मैं आपको सारी स्टेट्स भी अभी लिखवा देता हूँ। इस इक्वेशन को बस आपने बैलेंस करना है, स्टेट सिंबल्स नहीं लिखने। अगर वो कह रहे हैं ना कंस्ट्रक्ट द सिंबल इक्वेशन, इट मींस यू जस्ट हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता है राइट द स्टेट सिंबल्स, तो फिर आपने उसके स्टेट सिंबल्स भी लिखने होते हैं कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी गैस है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में फिलहाल आपने सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो वी हैव 3 क्लोरीन विद CrCl3। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन हमारे पास 2 है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि लेफ्ट और राइट पे ऑड और इवन नंबर होता है, तो मुझे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 2 6। तो राइट हैंड साइड पे पूरे CrCl3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं सिर्फ वहां पे क्लोरीन को अकेले तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो पूरा कंपाउंड है। तो मुझे इस पूरे कंपाउंड के पहले मोल्स लगाने पड़ेंगे। तो क्रोमियम जो होगा वो राइट हैंड साइड पे देखो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्रोमियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी 2 है। इसका मतलब है क्रोमियम भी बैलेंस हो रहा है इससे, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन है वो 3 दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन है वो 1 दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो फिर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 3 हो जाएंगे, लेकिन राइट हैंड साइड पे कार्बन भी 3 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन 3 करने के लिए मैं कार्बन के साथ 3 लगा दूंगा। बेटा कभी कभार कुछ इक्वेशंस ऐसी आती हैं जो कि मुश्किल होती हैं बैलेंस करने के लिए, राइट। तो आपको अगर इक्वेशन ऐसी आए जिसकी बैलेंसिंग आपसे फौरन नहीं हो रही हो, तो उसको फॉर अ टाइम बीइंग छोड़ देना, एंड में उस पर टाइम किल करना। ऐसा ना हो कि आप उस पर 5 से 10 मिनट लगा दो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, जो कि एडवाइजेबल नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं हो रही है तो लेट इट गो, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। अच्छा, स्टेट सिंबल देखो यहाँ पे पूछे हुए नहीं है, अगर पूछे हुए होते तो क्रोमियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो सॉलिड होता है। कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्रोमियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, वो भी सॉलिड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। स्टेट सिंबल्स पूछे हुए नहीं है, आप लोग पूछ रहे हो इसलिए मैंने बता दिए। अच्छा, कुछ कॉमन स्टेट्स आपको याद रखनी है। वो कॉमन स्टेट्स क्या है,
जैसे आपको अगर नहीं पता था कि कार्बन को हम कार्बन सॉलिड लिखते हैं, तो प्रोडिक्ट टेबल अगर आप देखो तो प्रोडिक्ट टेबल में हमारे पास जितने भी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के मेटल्स हैं, सारे के सारे हम लोग सिंगल एटम लिखते हैं। मतलब सारे मेटल्स, चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे वो ग्रुप 2 का मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, हम फ्रॉम ग्रुप 1 टिल ग्रुप 3 जितने भी मेटल्स हैं वो सिंगल एलिमेंट लिखोगे। ग्रुप 4 में कार्बन को आप सी लिखोगे, सिर्फ सिलिकॉन को सी लिखोगे, जर्मेनियम को सिर्फ जीई लिखोगे। ग्रुप 5 में हमारे पास नाइट्रोजन की स्टेट आपको याद होनी चाहिए, उसको हम N2 लिखते हैं। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस एग्जिस्ट करता है डायटोमिक फॉर्म में। ग्रुप 5 में नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, लेकिन फास्फोरस को आपने उसकी एलिमेंटल स्टेट आपसे नहीं पूछेगा। एलिमेंटल फॉर्म बेटा कि जिस अगर वो एलिमेंट अकेला है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मोनोटॉमिक या डायटोमिक लिखेंगे उसको, वो ये कह रहा हूं मैं। इसी तरह ग्रुप 6 में हमारे पास हमें ऑक्सीजन का याद होना चाहिए O2। ग्रुप 7 में हमें सबका याद होना चाहिए फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट टेबल में पढ़ा है। जिन लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट टेबल नहीं पढ़ा है तो वो लोग लिख लें अपने पास ये बात। ग्रुप 7 की बात कर रहा हूँ। ग्रुप 8 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये मोनोटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन है जब वो लिखेगा तो वो जरूरी नहीं है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैस लिखे, उसने सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो इट मींस कि वो H2 है, हाइड्रोजन गैस। मेटल सारे मोनोटॉमिक लिखोगे। नॉन मेटल्स में ग्रुप 4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आप सिंगल एटम लिखोगे। ग्रुप 5 में सिर्फ नाइट्रोजन याद होना चाहिए आपको। ग्रुप 6 में सिर्फ ऑक्सीजन याद होना चाहिए O2। और ग्रुप 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे याद होने चाहिए। और ग्रुप 8 में सारे मोनोटॉमिक हो गए, और हाइड्रोजन जो अलग से दिया हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ H2 होगा। जी फातिमा, फास्फोरस P4 होता है, लेकिन हमें याद नहीं करना। ग्रेड 11 तक आपको फास्फोरस और सल्फर की एलिमेंटल फॉर्म याद नहीं करनी होती है। ठीक है रामीन, अभी हाँ। लेड बेटा मेटल है। लेड को हमने ग्रुप 4 में देखा है ना। ग्रुप 4 में हमारे पास दो मेटल्स होते हैं, लेड एंड टिन। तो आप उसको मोनोटॉमिक फॉर्म में लिखोगे, सिंगल एटम। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा था कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर 2.1 टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन, इंक्लूड चार्ज ऑन द आयन। भाई ये हमने शुरू शुरू में पढ़ा था जब हम छोटे छोटे थे ना, बॉन्डिंग में। अच्छा, अब अगर मॉक्स में या प्री मॉक्स में या मिड टर्म में मैंने अगर ये क्वेश्चन दिया है तो मेजोरिटी ने गलत किया है। मेजोरिटी ने ये गलत किया है 2 मार्क्स के लिए, जो कि सबसे आसान चीज होती थी आप लोगों के लिए। अगर वो आपसे कह रहा है कि सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो पहले आपको सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो दोनों नामों से दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी लिख सकता है, राइट। अच्छा, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इट मींस इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, और जो हमारा लास्ट या वैलेंस शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये बना हुआ है सोडियम आइन, सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। आप अगर आपको नहीं याद है तो आप पीरियोडिक टेबल से देखोगे, अगर वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो उस पर चार्ज क्या आएगा, +1। इट मींस इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2,8। मतलब लास्ट सोडियम एटम के पास कितने शेल्स होंगे, सोडियम एटम्स के पास 3 शेल्स होंगे। जब वो लास्ट शेल से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम आयन इज लेफ्ट विथ ओनली 2 शेल्स। फर्स्ट शेल में इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स आप दो दो के पेयर्स में बनाते हो, और जो चार्ज आएगा उस पर वो क्या आएगा, +1। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर हम +1 लिख दें या 1+ लिख दें तो क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, दोनों एक्सेप्टेबल है। वैसे तो केमिस्ट्री का तरीका ये होता है कि आप नंबर पहले लिखोगे और साइन बाद में लिखोगे, मतलब 1 पहले लिखो और प्लस जो है वो बाद में लिखो। लेकिन अगर आप +1 भी लिख देते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, राइट।
तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग वाला पार्ट जरूर रिकॉल कर लेना। मैं बता रहा हूँ मेजोरिटी ये क्वेश्चन गलत सॉल्व कर रही होती है। कुछ बच्चे जो है वो सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन बना के छोड़ देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बनाते, चार्ज लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, कुछ चार्जेस भी गलत लिख के आ रहे हैं, कुछ +2 भी लिख के आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, मूविंग ऑन। पार्ट ई में ही सेइंग टेबल 2.1 shows the observation made when four different metals are heated in oxygen। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट मेटल्स दिए हुए हैं। एक मेटल दिया हुआ है लेंथिनम। अब ये हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी हमने इसको नहीं पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो क्वेश्चन ऐसा बना रहा है कि आप इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करोगे अभी। ओनली प्लस भी नहीं, सिर्फ प्लस भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अगर आप प्लस भी लिख दोगे वो भी एक्सेप्टेबल होता है, अगर 1 तक है तो। रामीन, दे आर सेइंग कि अगर हम क्वेश्चन करते वक्त से +1 नहीं लिखते थे, प्लस लिख देते थे, अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब 1 ही है ना। मतलब अगर आपने यहाँ पे से प्लस भी लिख दिया है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 2 होगा तो फिर आपने वो नंबर 2 लिखना होगा, राइट। चलो भाई, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं lanthanum forms a layer of oxide rapidly on the surface but does not burn। मेटल जो होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, देखो कुछ मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने याद किया हुआ है। जैसे हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, कल नसीमा के मंगेतर वाला। जो मेटल्स इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप उनका ऑर्डर बता सकते हो। जो मेटल सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे पोटेशियम इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जो प्लेटिनियम है सबसे नीचे है, वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही सारे मेटल्स तो नहीं दिए हुए, इसके अलावा भी तो आपके पास मेटल्स है, जैसे लेंथेनम है, मरकरी है, निकेल है। ये तीनों मेटल्स इस रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं है। तो आपने जो इनकी ऑब्जर्वेशन है ना, उसकी बेसिस पे जज करना होगा कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। अच्छा, अब देखो, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है उसका रिएक्शन भी जो होता है वो मोस्ट वायलेंट होता है, या मोस्ट रैपिड होता है, या मोस्ट फास्ट होता है। अब वो कह रहा है कि लेंथेनम फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड रैपिडली ऑन द सरफेस बट डज नॉट बर्न। मतलब वो फास्ट रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। कोई भी मेटल है ना, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनको हीट करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है लाइक सोडियम, तो सोडियम को हम अगर सिर्फ एयर में रखेंगे ना तो वो खुद ही ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। ग्रुप 1 के मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं ना। अच्छा, मरकरी में कह रहा है डज नॉट फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। निकेल कह रहा है फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड स्लोली ऑन द सरफेस बट डज नॉट बर्न। अब इसमें सारे रिएक्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर मरकरी। तो मरकरी के रिएक्ट ना करने की वजह क्या है कि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते एयर में, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कोरोड। सिमिलरली मरकरी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे ये तो पता लग गया जो मेरा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कौन है, मरकरी है। अच्छा, जो सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है वो कौन है, सोडियम। वो बर्न कर रहा है बकायदा, बर्न्स रैपिडली। लेंथिनम और निकेल, उनके बारे में लिखा हुआ है दे डू नॉट बर्न, लेकिन सोडियम के बारे में लिखा हुआ है बर्न। इट मीन सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। तो मुझे लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव तो समझ आ गया ना यहाँ से। अब हमें डिसाइड करना है इन बिटवीन लेंथिनम एंड निकेल। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस दिया हुआ है। लेंथिनम के बारे में लिखा हुआ है फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड रैपिडली ऑन द सरफेस, और निकेल के बारे में लिखा हुआ है फॉर्म्स अ लेयर ऑफ
ऑक्साइड स्लोली ऑन द सरफेस। तो जो रैपिडली सर्फ ऑक्साइड बना रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो लेंथेनम और निकेल में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? लेंथेनम। और निकेल जो होगा वो उससे लेस रिएक्टिव होगा। तो ये बन गया हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब्दुल्ला, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, इसमें मेटल डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं निकेल मेटल लिख रहा हूँ तो निकेल किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम प्लस ऑक्सीजन वो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, Na2O, राइट। पहली बात। और बर्न क्यों होते हैं मेटल जो होता है वो देखो बर्न का क्या मतलब है, मेटल्स हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जो मोस्ट एक्टिव मेटल होते हैं जैसे आयरन है, आयरन कोरोड क्यों करता है भाई? एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह कोई भी मेटल है वो वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। कुछ फास्ट रिएक्शन करते हैं, कुछ स्लो रिएक्शन करते हैं, कुछ इतने लेस एक्टिव होते हैं कि वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो जो सोडियम है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कि अगर मैं प्योर सोडियम मेटल और प्योर पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन में रख दूं ना तो वो ऑक्सीजन के साथ बगैर आग लगाए खुद ही रिएक्ट हो जाता है। और वो इतना रैपिड रिएक्शन होता है कि वो जलने लग जाता है। मतलब अगर आप अपने हाथ में प्योर सोडियम को निकालोगे तो हवा में जल जाएगा। हाँ, आप इसको कंबस्शन कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। कंपाउंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे कंपाउंड नहीं था। ठीक है, वहां से बिल्कुल मरकरी मेटल है बेटा। अच्छा जी, पार्ट एफ में कह रहा है एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन फूड कंटेनर्स एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। देखो एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन एल्यूमिनियम मेटल के सरफेस पे जब एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर बन जाता है तो हमें ये पता है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है वो नॉन पोरस होती है, which does not allow further oxygen or any moisture or acid or anything to pass through it। तो इस वजह से जो अंदर का एल्यूमिनियम मेटल होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम मेटल है वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, मतलब अंदर का जो एल्यूमिनियम एटम्स है फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से एल्यूमिनियम कभी भी जंग नहीं खाता या कोरोड नहीं करता। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, बिकॉज it forms an oxide layer on the surface which is, या which does not allow any water or oxygen to pass through it, या इसको हम ये भी कह सकते हैं which is impermeable। वो जो लेयर होती है वो होती है impermeable, मतलब it does not allow anything to pass through it। तो जब फर्दर ऑक्सीजन या वाटर अंदर नहीं जाएगा तो एल्यूमिनियम एटम जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। इट मींस कि अंदर वाला एल्यूमिनियम एटम जो है वो प्रोटेक्टेड है, वो फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा। बिल्कुल, आप ड्यू टू नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर भी लिख सकते हो, ड्यू टू नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर। ठीक है, ये आंसर हमने कहाँ पे पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है मेटल्स में। ठीक है, बिल्कुल नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर एक्सेप्टेबल है, विच डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट, आप ये भी लिख सकते हो। नहीं फरियाल, अगर आप सिर्फ ये बात लिख के छोड़ दोगे कि वो रेजिस्टेंट टू करोजन है ड्यू टू ऑक्साइड लेयर तो ये बात आपको सिर्फ 1 मार्क दिलाएगी, 2 मार्क्स नहीं दिलाएगी। वो ऑक्साइड लेयर इम्परमेबल या नॉन पोरस होती है, वो दूसरा मार्क आपको दिलाएगी। ठीक है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के बारे में बाद में बात कर लेना अब्दुल्ला। गलत कह रहे हो, लेस रिएक्टिव नहीं होता, मोर रिएक्टिव होता है। अगर जिंक तो मोर रिएक्टिव सेक्रीफाइस करता है। नहीं शमाइम, अनरिएक्टिव नहीं लिख सकते हो।
देखो इसका जरा रीजन रिकॉल कर लेना, ये हमने आंसर लिखा हुआ है अपने पास कि एल्यूमिनियम के एटम जो सरफेस पे होते हैं ना, तो वो तो रिएक्ट कर रहे हैं। जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर बना रहे हैं सरफेस पे। लेकिन सरफेस पे जब एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर बन जाता है, तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर फर्दर ऑक्सीजन को या किसी भी और चीज को, या वाटर भी हो सकता है या कोई एसिड भी इसके साथ रिएक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फर्दर इनको अंदर जाने नहीं देता। जब अंदर नहीं जाने देता तो अंदर जो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं तो फिर वो रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब है अंदर का एल्यूमिनियम एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो कोरोड भी नहीं करेगा। अभी लिख सकते हो इट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट, बिल्कुल लिख सकते हो। नॉन पोरस भी लिख सकते हो, इम्परमिएबल भी लिख सकते हो, सारे एक्सेप्टेबल होते हैं। अच्छा जी, पार्ट टू में कह रहा है स्टेट टू अदर रीजंस व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स। देखो भाई, एल्यूमिनियम जो है वो आपका गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि ईच एल्यूमिनियम एटम कैन गिव 3 इलेक्ट्रॉन्स टू सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ठीक है, और दूसरी बात, एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, इसकी लो डेंसिटी होती है, इसलिए उसको ओवरहेड केबल्स में जो बाहर तार लटक रहे होते हैं, वो एल्यूमिनियम के इसलिए प्रेफर किए जाते हैं बनाना, ताकि वो लाइट वेट होते हैं, इजिली हैंग कर सकते हैं। अगर हैवी वायर होगा तो वो मुश्किल होगा ना, लटकेगा नीचे। ऑक्सीजन लेयर, देखो ऑक्सीजन लेयर नहीं है जारा, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है, जो नॉन पोरस है, जो कि किसी चीज को अंदर पास नहीं होने देती है। ठीक है। नहीं, शमाइन चीप वाला आंसर सही नहीं है, एल्यूमिनियम चीप नहीं होता है, पहली बात। देखो ये जो ऑक्साइड लेयर वाला आंसर है, ये हमने क्वेश्चंस बकायदा नोट्स में लिखा हुआ है कि व्हाई एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, बिकॉज एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। भाई कोई भी मेटल है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक आयरन मेटल का पीस है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ कौन से आयरन एटम्स रिएक्ट करेंगे? वो आयरन एटम जो एक्सपोज टू दी ऑक्सीजन है, मतलब जो सरफेस के ऊपर है, तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेंगे। अच्छा, वो जो आयरन ऑक्साइड की लेयर बनेगी सरफेस के ऊपर, तो क्या वो ऑक्सीजन को मजीद अंदर जाने से रोक सकती है? नहीं रोक सकती, क्योंकि वो नॉन पोरस नहीं है, मतलब वो पोरस है या वो परमेबल लेयर है। तो अंदर ऑक्सीजन अगर जाएगी तो अंदर वाले आयरन एटम वो भी रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेंगे। लेकिन एल्यूमिनियम मेटल में ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे ही सरफेस के एल्यूमिनियम एटम रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे, तो उनके सरफेस पे एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर आ जाएगी। जो मैंने लेयर बनाई हुई है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर जब इसके सरफेस पे आ जाएगी, तो वो फर्दर ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि ये इम्परमेबल होती है, इसलिए अंदर वाला एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू करोजन। हाँ, सरफेस वाला तो रिएक्ट कर गया है, लेकिन वो अपनी ऑक्साइड लेयर बना के बैठा हुआ है, तो अंदर तक नहीं रिएक्शन होगा। बिल्कुल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम के अपीयरेंस को डिस्टर्ब करता है, वो डार्कर कलर का हो जाता है। और उसको अगर दोबारा उस ऑक्साइड लेयर को उतार दोगे, तो फिर नया अंदर का एल्यूमिनियम एटम रिएक्ट करके वो ऑक्साइड लेयर बना लेगा। चलो, सारे मेटल्स ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर इम्परमेबल होती है, बस आपने एल्यूमिनियम के लिए याद रखना है। अनाया जल्दी लिख लो बेटा। देखो ये पहला पेपर है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्लो लेके चल रहे हैं, और शायद ये हमारे पास जो हमारा टाइम है उस टाइम में ये पूरा नहीं हो सकेगा पेपर, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में, बल्कि जो क्वेश्चंस बचेंगे वो आप एज अ होमवर्क करोगे, और नेक्स्ट क्लास में उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वो डिस्कस करेंगे।
थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, अगर आप लोग अभी चलो इस पेपर में स्पीड यही रखते हैं, अगले पेपर से बढ़ा देंगे। ठीक है, रवि अब पार्ट टू में क्या पूछ रहे हो? अगर कॉपर होता तो कॉपर जो है वो, और हमारे पास, देखो पहली बात, कॉपर के लिए तो हमें याद करना नहीं है, लेकिन कॉपर भी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, लेकिन वो उसकी डेंसिटी हाई होती है, ट्रांजिशन मेटल है ना। ठीक है, और कॉपर के सरफेस पे भी कॉपर जो है ना वो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है। तो अगर कॉपर कोरोड नहीं कर रहा तो उसके कोरोड ना करने की वजह यह है कि कॉपर के एटम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे इन फर्स्ट प्लेस, इजिली रिएक्ट नहीं करता। हीट करोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे वो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। A student investigates the reaction of large pieces of calcium carbonate with dilute hydrochloric acid at 25 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम कार्बोनेट के लार्ज पीसेस लिए हुए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको देखो, हमें आपको ये रियलाइज करना है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन है, और कैल्शियम कार्बोनेट के लार्ज पीस है तो उसके सरफेस एरिया को वो बता रहा है। तो आपने जो है ना कुछ इस तरह के वर्ड जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अंडरलाइन कर लिया करो। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन बाय एडिंग द स्टेट सिंबल्स। तो ये रिएक्शन इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इक्वेशन बेटा आप बनाना जानते हो। आपने इस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसने ऑलरेडी बना के दी हुई है, अगर नहीं भी देता तो आपको ये बनाना आती है। आपसे सिर्फ स्टेट सिंबल्स पूछ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड फॉर्म में होगा। HCl एसिड हमेशा डाइल्यूट एसिड लिया हुआ है ना, डाइल्यूट का क्या मतलब है, वाटर में डिसॉल्व है, तो एसिड का स्टेट सिंबल क्या होता है, एक्वस, AQ। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसलिए वो एक्वस होगा। अगर वो ये नहीं भी लिखता है यहाँ पे तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, बिकॉज ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड टू क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। तो इसका स्टेट सिंबल एक्वस होना चाहिए। वाटर का स्टेट सिंबल लिक्विड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वो भी गिवन है। बस आपने स्टेट सिंबल लिखने थे यहाँ पे और 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट पार्ट में उसने ये जो रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी किया हुआ है वो चेंज इन वॉल्यूम मेथड है। अब ये जिसमें जो गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको कलेक्ट कर रहा है। किस तरह से कलेक्ट कर रहा होगा, गैस सिरिंज लगाया हुआ होगा। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक वक्त ये आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस होना रुक गया है, कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस टाइम पे रिएक्शन जो हो गया है वो क्या हो गया है, फिनिश हो गया है या कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है डिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आफ्टर 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो 40 सेकेंड्स में कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है वो आपने ग्राफ से पढ़ना है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो इस तरह से अपने पास स्केल से ग्राफ पे डॉटेड लाइन बना लिया करो, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइंस। तो ये बना जरूर लिया करो। ग्राफ्स आपको पढ़ना आते हैं सबको, राइट? तो बता सकते हो 30 और 40 के बीच में 10 डिविजन है, तो इसका मतलब है वन ईच बॉक्स, स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 स्मॉल बॉक्सेस हैं तो ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर क्यूब। 40 सेकेंड्स पे जो वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का 34 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस्ड हो रहा है। फ्री के मार्क्स हैं ये। सारा ये इक्वेशन याद नहीं करनी है लेकिन बनानी आनी चाहिए आपको। एसिड में पढ़ा है ना, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। पार्ट टू में कह रहे हैं द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम मास ऑफ स्मॉलर पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट के स्मॉलर पीसेस लोगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब
सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट एरिया इंक्रीज होता है तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, ऑल अदर कंडीशन स्टेज द सेम, मतलब बाकी टेम्परेचर वगैरह कुछ चेंज नहीं किया है। कह रहे हैं ड्रॉ लाइन ऑन द ग्रिड in figure 3.1 to show how the volume of carbon dioxide changes when smaller pieces of calcium carbonate are used। देखो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वो पहले हमने यूज किया था लार्ज पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब भी मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था वहां पे। जब आप स्मॉलर पीसेस यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, राइट। लेकिन स्मॉलर पीस यूज करने से अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कम ज्यादा नहीं हो जाएगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो उतनी बनेगी जितनी पहले बन रही थी, आपने बस साइज छोटा छोटा किया है ना। तो ये जो ग्राफ है वो मोर स्टीपर बनेगा, मतलब इनिशियली इट इज मोर क्लोजर टू वाई एक्सिस, और वो जो हॉरिजॉन्टल हो रहा है आई थिंक 80 सेकंड्स के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो रहा था, आपने पहले कर देना है। कितना पहले करना है अब वो आपके हाथ में है। कुछ लोग जो होंगे वो थोड़ा सा और ज्यादा स्टीपर बना देंगे, कुछ लोग होंगे वो कम स्टीपर बनाएंगे, लेकिन बनाना है अपना कर। ठीक है, तो आप अगर और कोई वैल्यू गिवन नहीं है ना इसमें, ठीक हो गया। सरफेस एरिया कम ज्यादा करने से अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम ज्यादा नहीं होगी। वही वही वाली एग्जांपल है जब हम कह रहे थे कि अगर चिकन को मैं स्मॉल पीसेस करके पकाऊंगा तो चिकन तो उतनी पकेगी ना, बस जल्दी पक जाएगी। चलो, नहीं बेटा 40 सेकेंड्स पे पूछ रहा है, 30 सेकेंड्स पे नहीं पूछ रहा। बिल्कुल समीर, रैंडम होगा अनटिल और अनलेस हमें कोई एग्जैक्ट वो बता दे कि कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना है कितने टाइम में। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो मुझे पता है कि उतना ही प्रोड्यूस होना है जितना पहले हो रहा था, लेकिन किस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट होगा मुझे ये पता है। जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ है उससे पहले हो जाएगा, कितना पहले होगा वो उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो मैंने रैंडम बनाया। आप आगे पीछे बना सकते हो थोड़ा सा। बेटा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आफ्टर 40 सेकेंड्स का मतलब यह है कि 40 सेकेंड्स तक कितना प्रोड्यूस्ड हो गया, राइट। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट जो भी ले रहे हो। इसके पास वॉइस लैग हो रही है। नहीं नहीं मनाहिल, आफ्टर 40 सेकेंड्स का मतलब ये है कि अप टिल 40 सेकेंड्स कितना रिलीज हो गया है। ठीक है, वो 56 अभी नहीं है, 46 है फाइनल वॉल्यूम। सही है, ये कंफ्यूजन होता है आपको, आप माइंड में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हो क्वेश्चन को। यस, ओनली नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कम ज्यादा कर सकता है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कम ज्यादा नहीं करते। ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ HCl बढ़ाते हैं और HCl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है तो फिर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन सकता था। बाकी किसी भी फैक्टर को चेंज करने से, लाइक टेम्परेचर, सरफेस एरिया, प्रेशर तो होगा नहीं क्योंकि कोई गैस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट यूज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही प्रोड्यूस होगा। If you are changing the concentration of a limiting reactant, only then the amount of product can also change with the rate of reaction. Okay, part C में कह रहे हैं the student repeats the experiment at 20 degrees Celsius. All other conditions stays the same. Describe and explain using collision theory how the rate of reaction differs when a temperature of 20 degrees Celsius is used. ठीक है, पहले कितना टेम्परेचर लिया हुआ था कुछ बताया था उसने क्वेश्चन में।
25 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ था, ऊपर आओ। तो पहले उसने 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया हुआ था, अब उसने टेम्परेचर कम कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाएगा। एज increase in temperature, अच्छा इसका आंसर आपने हमेशा ऐसा ही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज डिक्रीज in temperature decreases the kinetic energy of particles, so frequency of effective collision decreases। ठीक है, लेसर इफेक्टिव कोलिजन भी लिख सकते हो, सक्सेसफुल कोलिजन भी लिख सकते हो, से फ्यूअर कोलिजन लिखना चाहो वो भी एक्सेप्टेबल है। हमने एक सारे मार्किंग की में एक्सेप्टेबल आंसर हैं जो आप लोग बता रहे हो, हमने एक बना के लिखा हुआ है। वाई सबके पास लैग कर रही है, आयशा इज कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। आयशा बेटा बाकी सबके पास सही है, sometimes it is lagging, I don't know, this time not good। यार I have updated the package। चलो मैं इसको इस क्लास के बाद जरा रेक्टिफाई करता हूँ। आगे बताओ। A sample of carbon dioxide is put into a gas syringe. The end of the gas syringe is then blocked so that no gas can escape. Explain using kinetic particle theory why increasing the pressure in the gas syringe decreases the volume of gas when the temperature stays the same. प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल्स इन गैस दे मूव क्लोजर टू ईच अदर, बिकॉज molecules of gas move closer together। आमना बिल्कुल आप ये पूरी डिटेल भी लिख सकते हो कि increasing temperature increases the kinetic energy of the particles, so more particles have energies greater than activation energy, hence frequency of effective collision increases। वो जो आंसर है ना that is for 3 marks, यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पता तो मैंने वाली बात नहीं लिखी है, अगर आप पूरा आंसर वो करना चाह रहे हो तो वो भी लिख सकते हो। तो मैं चलो इसी में ऐड कर देता हूँ उस चीज को। तो मोर particles have energies
greater than, बल्कि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हुआ है, सो लेस पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एंड ये चाहो आ रही है सबके पास? यस मंतशा, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। चलें कंटिन्यू करें आगे। देखो प्रेशर के बात सही है, लेकिन बताना है क्यों हुआ है वॉल डिक्रीज। तो वो पार्टिकल्स के बीच में गैस पार्टिकल्स के स्पेसेस होते हैं, इट मींस दे कैन मूव, ये वाली बात आपको लिखनी है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 4, concentrated aqueous iodide is electrolyzed using electrode। Action energy is the minimum energy required to start, right? ये तो हमारा, स्क्रीन आ रही है सबके पास? देखो अच्छा बताओ, स्क्रीन और वॉइस आ रही है दोनों? जूम भी ड्रॉप हो रहा है। देखो एक्टिवेशन इन आर्ट हमने जो पढ़ा है वो हमने कहाँ पे पढ़ा है? रिएक्ट काइनेटिक्स में। ठीक है, तो एक्टिवेशन इन
energy is the minimum energy required to start a chemical किसी पार्ट रिएक्शन मिक्सर में पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी जब आ जाएगी तो उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है। सही है, तो वो रिएक्शन काइनेटिक्स से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में इज सेइंग कंसंट्रेटेड aqueous magnesium iodide is electrolyzed using graphite electrodes, predict the product at each stage। बताओगे जल्दी से आंसर इसके। मैग्नीशियम, अच्छा एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड लिया हुआ है। अब हमारे पास इसमें आइंस कौन कौन से होंगे? मैग्नीशियम आइन होगा, आयोडाइड आइन होगा, और एक्वस है तो उसकी वजह से H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव आइन होगा। जो कैथोड है नेगेटिवली चार्ज वहां पे कौन से दो आइन जाएंगे? मैग्नीशियम आइन जाएगा और H पॉजिटिव जाएगा। कौन होगा? बीच में नहीं होते हैं। एनोड पे कौन से दो आइंस आएंगे? आयोडाइड आइन। इनका एक्टिविटी पड़ा सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोक्साइड आयन से नीचे होते हैं। भाई सारा मसला क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का ही है ना, तो वो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वाला क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में देखते हैं। इसके अलावा अगर कोई आयन आएगा, आयोडाइड या ब्रोमाइड होगा, तो वो हाइड्रोक्साइड से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। वैसे हम हाइड्रोक्साइड आयन को नीचे लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन क्योंकि ये एक फिक्स क्वेश्चंस आते हैं इसके, इसलिए मैंने हाइड्रोक्साइड आयन को ऊपर कर दिया है। तो ब्रोमाइड और आयोडाइड जब भी होगा वो एनोड पे जाके वो ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा। तो हाइड्रोक्साइड और आयोडाइड में से कौन सा आयन निकलेगा? एनोड पे आयोडाइड आयन, और आयोडाइड आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या बनाएगा? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन गैस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में आप सिर्फ क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड होगा ना तो कंसीडर करोगे कंसंट्रेटेड को, अदरवाइज फिर टेंशन नहीं है मुझे कंसंट्रेटेड है या नहीं है। अगर कंसंट्रेटेड होता और क्लोराइड होता तो फिर मैं क्लोरीन गैस लेता, और अगर वो क्या कहते हैं डाइल्यूट होता, सिर्फ एक्वस लिखा हुआ होता, तो फिर मैं क्लोराइड नहीं लेता बल्कि हाइड्रोक्साइड लेता। लेकिन जब भी आयोडाइड और ब्रोमाइड होगा तो हमने आयोडाइड और ब्रोमाइड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आपने इस तरह से याद किया हुआ है कि कंसंट्रेटेड में नेगेटिवली चार्ज आयन आता है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं आता, तो वो भी सही है, उससे भी आंसर्स निकल जाएंगे आपके। आगे कह रहे हैं मोल्टेन मैग्नीशियम आयोडाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अब जब मोल्टेन मैग्नीशियम आयोडाइड यूज करोगे तो हमारे पास फिर कौन से दो आयन होंगे? मैग्नीशियम आयन और आयोडाइड आयन। फिर तो H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं ना हमारे पास। तो उसकी इक्वेशंस पूछ रहे हैं एनोड पे और कैथोड पे। आयोडाइड आयन की इक्वेशन क्या होती है? आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? आयोडीन बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा? मैग्नीशियम आयन रिड्यूस्ड होगा Mg2 पॉजिटिव आयन बाय गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg। ठीक है, ये तो बहुत प्रैक्टिस की हुई है आपने। नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर आयोडाइड आयंस इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। अच्छा जी, आयोडाइड आयन जो है हमारे पास उसका टेस्ट, अब जो टेस्ट फॉर आयंस का टेबल है उसमें तो नहीं है, लेकिन अगर आप आयोडाइड आयन का, सॉरी, टेस्ट फॉर आयंस के टेबल में आयोडाइड आयन का टेस्ट गिवन है हमारे पास, लेकिन पेपर 2 में और पेपर 1 में वो टेबल आपको गिवन नहीं होगा। राइट, तो वो टेबल अब आपको याद रखना है। वो जो आप लोगों का मिसकंसेप्शन है कि एटीपी में जब अगर वो टेबल मिल रहा है तो पेपर 1 और पेपर 2 में उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ये आपके सामने है क्वेश्चन। आयोडाइड आयन को कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग? एक्वा सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, एड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, और अगर आयोडाइड आयन होगा तो येलो पीपीटी दिखेगा।
ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव रिजल्ट की पूछ रहे हैं ना, मतलब आयोडाइड अगर है तो येलो पीपीटी है। वो येलो पीपीटी किस चीज का होता है? बेसिकली वो सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट बनता है, उसका येलो पीपीटी होता है। ऑब्वियसली सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल है, तभी तो पीपीटी आ रहा है। आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट डी में कह रहा है iodide ions are reduced by manganese 4 oxide to Mn2 positive ion। ठीक है, तो आयोडाइड आयन MnO2 को रिड्यूस करवा रहे हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Explain in terms of movement of electrons how iodide ion act as a reducing agent। अगर कोई चीज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है तो वो खुद क्या होती है? ऑक्सीडाइज्ड होती है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोडाइड आइंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब है वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। तो आयोडाइड आइंस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, और किसको गेन करवा रहे हैं? MnO2 को। तो आयोडाइड आइंस लूज इलेक्ट्रॉन्स which are gained by, पूरा बताना है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे हुआ है। आयोडाइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज करें और वो किसने गेन करें? MnO2 ने। देखो उसने पूछा हुआ है आपसे इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं करनी है, आपने इलेक्ट्रॉन्स बताना है कहां से कहां मूव कर रहा है। जब भी आपको वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पूछेगा, although if you are identifying which species has been oxidized or which has been reduced, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख के वो आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन लिखोगे आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्वेश्चन में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में नहीं लिखोगे, लिखोगे एक्सप्लेनेशन में लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में। राइट। पार्ट 2 में कह रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। चलो आसान सी बात थी। नेक्स्ट कह रहा है phosphorus 3 iodide is produced when phosphorus reacts with iodine। Complete figure 4.1 to show the dot and cross diagram for a molecule of phosphorus 3 iodide। Show only outer shell electrons। अब phosphorus ग्रुप 5 का है, phosphorus के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं? 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आयोडीन ग्रुप 7 का है और वो 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। 3 आयोडीन एटम्स हैं और आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आई होप इसकी बॉन्डिंग आप सही से बना लेना। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 उसने शेयरिंग पे लगाए हुए हैं। फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से शो करे हुए। लोन पेयर बनाना आप लोग भूल जाते हो। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर भी होगा, ये जरूर बनाना। ऑन दी अदर हैंड आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक आयोडीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक वो शेयरिंग पे लगा रहा है, बाकी उसके वैलेंस शेल में 3 लोन पेयर्स आएंगे। तो ये बनाना आप लोग भूल जाते हो, लोन इलेक्ट्रॉन्स जिसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भूल जाते हो, मार्क्स कट जाते हैं। देखो रेहान, उसने MnO2 ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, वो उसने अगर वो कहा हुआ है वो रिड्यूस हो रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, और वो Mn2 पॉजिटिव आइन बना रहा है आगे, तो वो जो आप लॉजिक लगा रहे हो उस लॉजिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ट्राइंगल की जरूरत, जिनका डॉट एंड क्रॉस में हो जाएगा, ट्राइंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है। फिगर 5.1 shows the displayed formula of a compound A। ये जो कंपाउंड A है इसमें आई कैन सी 2 फंक्शनल ग्रुप्स। राइट हैंड साइड पे अल्कोहल भी लगा हुआ है और इसमें पीछे कार्बन कार्बन है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है।
फिगर 5.1 draw a circle around the functional group that reacts with aqueous bromine. कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट करते हैं ना एल्कीन, तो आपने उसको सर्किल करके बना देना है बस. Describe the color change when aqueous excess compound A is added to few drops of aqueous bromine. जब आप किसी एल्कीन में ब्रोमीन डालते हो तो ब्रोमीन डीकलराइज होती है और उसका कलर क्या होता है? ऑरेंज टू कलरलेस. तो कलर ऑफ एक्वस ब्रोमीन क्या होता है? ऑरेंज. जब उसमें एल्कीन डालोगे, कंपाउंड ए डालोगे, तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस. क्या बताते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. तो आप मॉल ऑफ कार्बन एटम्स इसमें है हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं. हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एटम्स है एंड 1 ऑक्सीजन एटम. सिंपल, आपने उस स्ट्रक्चर को देख के काउंट करके लिखना है. नेक्स्ट इज सेइंग कंपाउंड ए इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. डिस्क्राइब द मोशन एंड सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड. भाई लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं दे कैन मूव अबाउट ईच अदर. पार्टिकल्स कैन मूव about each other, spaces between them, large spaces between them. ठीक है, states of matter. देखो, वो तब रिएक्ट करता है सब्स्टिट्यूशन में जब लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना. रैंडम मोशन ना गैसेस में होता है. लिक्विड्स के पार्टिकल जो होते हैं दे कैन जस्ट स्लाइड ओवर वन अनदर या मूव अबाउट वन अनदर. वो ज्यादा दूर दूर नहीं जा सकते एक दूसरे से. ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन जो होती है ना, वो ऑरेंज कलर की होती है. उसने एक्वस ब्रोमीन दी. अगर सिर्फ ब्रोमीन होता है तो वो रेड ब्राउन कलर का होता है. अगर क्वेश्चन में उसने एक्वस ब्रोमीन लिखा हुआ है तो वो ऑरेंज कलर है. उसका ऑरेंज कलर याद रखना प्लीज. फाइव मिनट शो स्ट्रक्चर. Compound B is polymerized. Draw two repeat units of the polymer form when compound B is polymerized. कौन सी पॉलीमराइजेशन होगी? एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना. ये बेसिकली ब्यूटूइन है. तो आपने एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए एक रूल पढ़ा था. वो रूल क्या था? There should not be any atoms on the right and left hand side of the डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स. तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनके राइट और लेफ्ट पे आपने कुछ नहीं लिखना होता है. तो जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा दो, और जो इसके लेफ्ट पे CH3 लगा हुआ है ना, मतलब एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, वो पूरा आप नीचे करके लिखो. अच्छा, वो आप इस तरह से भी लिख सकते हो
लेकिन इस तरह से थोड़ा सा बनाओगे ना तो मुश्किल लगेगा बनाना। सिमिलरली सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है और एक पूरा CH3 अटैच्ड है। लेकिन इसको इजिली इस तरह से बना सकते हो। उसने ये तो नहीं बोला मैंने वी हैव टू शो ऑल दी बॉन्ड्स, तो हम CH3 को कंडेंस करके लिखेंगे इस तरह से। पॉलीमर बनाने के लिए आप पहले मोनोमर को इस तरह से बनाओगे। इसके क्योंकि दो रिपीट यूनिट दिखाने हैं ना, यू हैव टू शो टू रिपीट यूनिट्स। हमारे पास उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है वी हैव टू शो टू रिपीट यूनिट्स, तो ऐसे आप दो मोनोमर बनाना, पहले पेंसिल से बना लेना, फिर उसको पेन से जब पूरा बन जाए तो पेन से उसको कर देना। होता क्या है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से एक एक बॉन्ड खत्म होगा, और जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स में कार्बन है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और कंटिन्यूटी बॉन्ड्स आगे शो कर देना। ही इज सेइंग टू मेक टू रिपीट यूनिट्स, तो आपने दो बार मोनोमर को बनाना है और उनके बाद डबल बॉन्ड हटा देने हैं। हाँ, अगर आप दूसरे कार्बन पे CH3 ऊपर लिख दो तो भी सही है। मतलब अगर किसी ने इस तरह से लिख दिया है कि पहले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर है और CH3 नीचे है, और दूसरे वाले कार्बन पे CH3 ऊपर और हाइड्रोजन नीचे कर दिया है तो भी सही है। ये भी, लेकिन फिर आगे वाले मोनोमर में भी यही सीक्वेंस फॉलो करना। दोनों करेक्ट है। और अगर आपने किसी ने सारे बॉन्ड्स बना दिए तो उसका थोड़ा देखने में गंदा लगेगा, लेकिन गलत नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसे बनाया है तो ये भी सही है। जी बेटा, ब्रोमीन ब्राउन होता है, एक्वस ब्रोमीन ऑरेंज होता है। चले आगे। स्टेट टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के बारे में हमने ये पढ़ा है कि प्लास्टिक जो होती है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है। एक तो हमारी लैंडफिल पोल्यूशन क्रिएट होता है, अगर प्लास्टिक को जमीन में डाल दोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होता ना। इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक्स इन ओशन, और अगर बर्न करोगे प्लास्टिक को तो वो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है रामीन, क्या क्वेश्चन था? आई थिंक मिस कर दिया मैंने। देखो अली बेटा, इसमें आप ब्रैकेट में डाल के मोनोमर को एन नहीं लिख सकते हो। अगर सिर्फ एक मोनोमर बनाना होता ना तो मैं पे ब्रैकेट लगा के एन लिखता, लेकिन वहां पे ये कह रहा है यू हैव टू शो टू रिपीट यूनिट्स, तो फिर हम ब्रैकेट एक मोनोमर बना के ब्रैकेट लगा के एन नहीं लिखते, क्योंकि जब आप दो मोनोमर बना देते हो तो फिर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे। ब्रैकेट सिर्फ तभी लगता है जब यू हैव टू मेक वन मोनोमर ओनली। गॉट इट? पोल्यूशन में क्या लिखोगे, मतलब लैंडफिल पोल्यूशन, एक्यूमुलेशन, एक ये भी पॉइंट हमने पढ़ा था। accumulation of plastics in oceans, ये लिख सकते हो। produces toxic gases on burning। प्लास्टिक्स पड़े पड़े इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, मतलब वो एयर को पॉल्यूट नहीं कर सकता, जलाओगे तो टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी। हाँ, इट प्रोड्यूसेस एयर पोल्यूशन ऑन बर्निंग, ये कर सकते हो। तो ये याद कर लो ना शमाई। ओवर यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या ताल्लुक है प्लास्टिक्स का भाई? ओशन प्रॉब्लम लिख सकते हो, जो मैंने लिखवाए में वही याद कर लो ना, एग्जैक्ट वर्डिंग, इसमें इतना घुमाने की क्या जरूरत है?
प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा है, प्लास्टिक बनने के बाद क्या प्रॉब्लम है वो बात कर रहा है। चलो खैर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टीम रिएक्ट विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा, हमने ये रिएक्शन ऐसा कोई नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन इसने एक नया रिएक्शन दिया हुआ है। कह रहा है स्टीम, स्टीम क्या वाटर है, और कार्बन के साथ रिएक्ट करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है उसने। साथ में कह रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो इसका तो रटा रटाया आंसर है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग is endothermic and bond making is exothermic. More heat energy is absorbed during bond breaking than released during bond making. ठीक है, hence reaction is endothermic. और रेयान नहीं बेटा, ये इसका आंसर है ना, एक फिक्स आंसर है, ये याद रखो जो हमने क्लास में लिखा है ना, कोई और वर्डिंग ना लिखो तो बेटर है। आगे कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज। राइट द सिंबल फॉर द एंथैल्पी चेंज, इंक्लूड द साइन फॉर एन एंडोथर्मिक एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज को हमने डिनोट किया था विद द सिंबल डेल एच। ठीक है, और साइन इंक्लूड करने के लिए कह रहे हैं एंडोथर्मिक के लिए साइन क्या होगा एंथैल्पी चेंज का, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, +50 +20। और साथ में एंथैल्पी चेंज का यूनिट भी याद रखना, वो होता है किलो जूल्स पर मोल। अगर वो सिर्फ एनर्जी कहता है ना तो हम किलोज लेते हैं, लेकिन अगर वो एंथैल्पी चेंज कहता है तो हम किलो जूल पर मोल यूनिट लेते हैं उसका। राइट बेटा अब्दुल्ला, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन, ये जो मैंने आंसर लिख पाया ना वो एग्जैक्टली 3 मार्क्स के लिए ही आपके पास। 2 मार्क्स के लिए भी सेम है, 3 मार्क्स के लिए भी सेम है। यूजुअली अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही आता है, 3 का नहीं आता। पार्ट बी में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है फ्यूल की तो साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। नेम वन अदर सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन। अच्छा, जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना तो कुछ कार्बन भी बनता है, अनबर्न कार्बन। इसको आप कार्बन भी लिख सकते हो या अनबर्न कार्बन भी कह सकते हो। जो कुछ गाड़ियों में से जो स्मोक निकलता है, काला धुआं, वो होता है हमारा जो ब्लैक स्मोक होता है वो कार्बन की वजह से तो होता है, सॉलिड कार्बन जो निकल रहा होता है, दैट इज अनबर्न कार्बन। सूट भी कह सकते हो बिल्कुल उसको। सही है, मिथेन जो है वो आपका इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से देखो जब हम कंबशन कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि जो
मॉलिक्यूल है एल्केन का या कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, वो बर्न हुआ है लेकिन वो पूरी तरह बर्न नहीं हुआ। और जब वो पूरी तरह बर्न नहीं हुआ तो उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कुछ मॉलिक्यूल्स तो बना रहे होंगे, क्योंकि कुछ तो कंप्लीट कंबशन कर रहे होंगे। जो कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं दे कैन फॉर्म आइदर कार्बन मोनोऑक्साइड या अनबर्न कार्बन। हाँ, कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बगैर जले बाहर आ गया, तो उसको तो हम कंबशन ही नहीं कहेंगे ना, इसलिए यहाँ पे कार्बन लिखोगे। स्टेट वन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें पता है टॉक्सिक गैस है, पॉइजनस गैस है, सफोकेशन क्रिएट करती है। आगे बढ़े। ये इतनी लंबी बात लिखने की जरूरत नहीं है अंजलि, कि वो हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबली कंबाइन होती है, केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है लिखने की। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंपेयर्ड विद गैसोलीन या पेट्रोल इंजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के एडवांटेजेस है हमारे पास, जिन लोगों ने पढ़ लिया लास्ट क्लास में ऑनलाइन में, तो मैंने ड्राइव पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के नाम से एक अलग चीज बना दी है। अदरवाइज जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो हम पढ़ लेंगे, बस इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको याद रखना है। एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का, कि जो प्रोडक्ट में हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह तो बनाता नहीं है, तो वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। वाटर ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि वो एनर्जी कन्वर्जन अच्छा करता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी देता है। और अगर जब हम पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को जलाते हैं ना तो वो लेस एफिशिएंट होता है, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी तो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल जाती है एग्जॉस्ट में। ठीक है। प्रोड्यूसेस हायर एफिशिएंसी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में है, लेकिन मैंने ड्राइव पे जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का अलग ही फोल्डर बनाया हुआ है, हमने उसको इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं पढ़ा है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7 जरा मोल्स वाला है, ये है ठीक ठाक क्वेश्चन ये आपका। 3 क्वेश्चन और रह गए, चलो क्वेश्चन 7 तो हो जाएगा अभी। बाकी के 2 क्वेश्चन फिर आप होमवर्क में देखना और नेक्स्ट क्लास में बताना मुझे क्या करना है उसका। क्वेश्चन 7 मेरे साथ कर लो, बाकी खुद कर लेना। Dilute hydrochloric acid reacts with aqueous sodium carbonate. A student titrates 20 centimeter cube of 0.025 mole per decimeter cube of sodium carbonate with dilute hydrochloric acid. टाइट्रेशन आपको याद है, जब हम किसी एसिड या एल्कली को रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो एक एसिड या एल्कली को या मेटल कार्बोनेट को हमने अगर फ्लास्क में लिया हुआ है तो दूसरी चीज जो है हम लोग ब्यूरेट में ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आप स्केमेटिक बना लोगे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, a student titrates 20 centimeter cube of 0.025 mole per decimeter cube of sodium carbonate. Let's say फ्लास्क में अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है तो उसका जो वॉल्यूम लिया हुआ है इन्होंने वो लिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी कंसेंट्रेशन ली हुई है 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, जो एसिड with dilute hydrochloric acid using methyl orange indicator, इंडिकेटर डाला है मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कलर जो है वो रेड होता है। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 15.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स एग्जैक्टली विद 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट। HCl का
जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो हुआ है 15.5 सेंटीमीटर क्यूब in order to neutralize 20 centimeter cube of sodium carbonate. Calculate the concentration in mole per decimeter cube of hydrochloric acid. देखो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए कहा हुआ है। दो तरीके हैं मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले तो सोडियम कार्बोनेट का जो वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन गिवन है मैं उससे पहले उसके क्या निकाल लूंगा। जब भी कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होती है तो हम उसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कैसे निकालोगे। कंसेंट्रेशन है 0.025 और वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना। कितना आ रहा है मोल्स। 0.0005 मोल। हमें इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन की अगर हम स्टोइचियोमेट्री देखें तो 2 मोल ऑफ HCl is reacting with 1 mole of सोडियम कार्बोनेट। अभी सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स रिएक्ट करवाए हमने। 0.0005 मोल। तो इसको रिएक्ट करवाने के लिए एसिड के कितने मोल्स लगे होंगे। रेशियो मेथड से निकालेंगे x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 0.001 मोल HCl। HCl के यहां से क्या आ गए मोल्स आ गए। अब HCl की कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे। यही HCl का जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ है 15.5 cm3। कंसेंट्रेशन इज मोल्स ओवर वॉल्यूम। 0.001 मोल HCl का रिएक्ट हुआ है और कितने वॉल्यूम में ये मोल्स निकल के आया है 15.5 cm3। उसको dm क्यूब में कन्वर्ट कर देना बस। कंसेंट्रेशन आ रही है 0.0645 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। जी जी लिख सकते हो एक्सपोनेंट में, कोई मसला नहीं। सेट द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। हमें 3 इंडिकेटर्स के कलर याद रखने हैं, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और थाइमोल फिथलीन। तो मिथाइल ऑरेंज अल्कलाइन सॉल्यूशन में येलो होता है और एसिड में रेड होता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज। एल्कलीज में जो आयन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। फॉर्मूला लिखना है, नाम नहीं लिखना। बिल्कुल मिथाइल ऑरेंज का कलर याद करना है। मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और आपका थाइमोल फिथलीन। फिनॉल फिथलीन का अब याद नहीं करना, पहले फिनॉल फिथलीन भी याद करना होता था। अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at RTP produced when 2.65 gram of sodium carbonate reacts with excess of hydrochloric acid। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे आप क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। किस चीज से निकालना है, सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट क्या है Na2CO3, उसका क्या गिवन है, मास गिवन है, तो उसके नीचे आप मास लिख दें। इक्वेशन में सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है, 1 मोल है। सोडियम कार्बोनेट के मोल्स को किसमें कन्वर्ट
है मास में, तो किसी भी चीज के मोल उसके मॉलिक्यूलर मास है। तो सोडियम 23 इंटू 2, कार्बन 12 इंटू 1, ऑक्सीजन 3 इंटू 16। इसका एमआर आ रहा है 106, 1 इंटू 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को किसमें कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम में। किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आरटीपी पे हम उसके मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं 24 डीएम क्यूब से। हमने यहाँ पे क्या करा, अपनी इक्वेशन को जो मोल्स टू मोल्स की टर्म्स में बात कर रही थी इन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मास टू वॉल्यूम में। अब क्वेश्चन में उसने सोडियम कार्बोनेट का जो मास गिवन है वो 2.65 ग्राम गिवन है। X, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना इक्वेशन में, तो 1 मोल का वॉल्यूम किसी भी गैस के मोल्स को 24 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो गैस का वॉल्यूम बन जाएगा। ये आपको याद रखना होता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डीएम क्यूब। और ये नीचे देखो प्रोडक्ट टेबल में भी लिखा हुआ होता है यहाँ पे, अगर ये आप भूल जाओ तो प्रोडक्ट टेबल जो एंड में लगा हुआ है उसमें भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ये बात। कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू? 0.6। अच्छा ये हमारा डीएम क्यूब में आ रहा है, उसने फाइनल आंसर सीएम क्यूब में मांगा हुआ है। तो डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम नहीं निकाला, सोडियम कार्बोनेट का हमने बेटा मास यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन में उसका मास गिवन था ना 2.65 ग्राम। अगर आप लोग इस तरह से करते हो ये क्वेश्चन कि आप पहले सारी चीजों के मोल्स निकाल लेते हो, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं सोडियम कार्बोनेट के पहले जो उसका मास गिवन है उससे उसके मोल्स निकाल लूं। तो ऑल्टरनेटिवली आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट का मास गिवन है 2.65 ग्राम और उसका एमआर है 106, तो आप इसके पहले मोल्स निकाल सकते हो। इसके मोल्स आएंगे 0.025। अब इक्वेजन के हिसाब से 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। इक्वेशन अगर देखो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो 0.025 मोल सोडियम कार्बोनेट जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, मतलब आपको मास गिवन है सोडियम कार्बोनेट का, आपने क्या करा उस मास को कन्वर्ट कर दिया पहले सोडियम कार्बोनेट के मोल्स में। कैसे कन्वर्ट किया? मास ओवर एमआर करके। 0.025 मोलर सोडियम कार्बोनेट से कितना मोल्स बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का? 0.1:1 का रेशियो है, तो 0.025 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आप अगर 24 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम। अगर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो 24,000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये भी कर सकते हो उसमें, जो आपको आसान लगता है, जो आपने प्रैक्टिस की हुई है मोल्स पढ़ते वक्त उसी तरह से कर लो। भाई डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब में वी हैव 1000 सेंटीमीटर क्यूब की 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 सीएम क्यूब के। सही है। एमआर और एआर में डिफरेंस ये है, एलिमेंट का मास जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड का जो मास होता है वो एमआर होता है। चले आगे बढ़े। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड
डिफाइन द टर्म स्ट्रॉन्ग इन द फ्रेज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। एसिड्स that ionizes completely. In aqueous solution. Oxides of nitrogen contribute to acid rain. State one adverse effect of oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen हमने chemistry of the environment में पढ़ा था कि oxides of nitrogen acid rain के अलावा और क्या करवाता है? Photochemical smog. आगे कह रहा है oxides of nitrogen are removed from car exhaust by catalytic converters. Complete the symbol equation for the reaction that occurs in a catalytic converter. तो अगेन ये भी केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट से, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है पूरी। एक ही इक्वेशन पढ़ी है कैटालिटिक कन्वर्टर की, आपको याद रखनी है ये केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट से अच्छा खासे क्वेश्चंस निकाले हैं इसने। क्लास में वो हम पढ़ेंगे, अभी जिन्होंने पढ़ लिया है तो उनको ये चीजें याद रखनी है। जो लोग पहले से पढ़ना चाह रहे हो तो ड्राइव पे अपलोडेड है, आप लोग पढ़ सकते हो, एक ही क्लास है उस चैप्टर की। स्मोक भी लिख सकते हो, चल जाएगा। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, वो भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा। रयान, हर चीज जो है वो बाइंड्स विद ब्लड थोड़ी हो रही है, हर चीज में थोड़ी लिखना है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड का है, वो भी आपको केमिस्ट्री के लिए याद नहीं करना होता है। अच्छा बेटा, इसमें क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन 9 तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह निकालना है। और क्वेश्चन 8 है, या आपने होमवर्क में करना है, और जब नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी ओ लेवल के पास पेपर की, मतलब इस क्लास, इसके आगे वाली क्लास में हम आईजी करेंगे, उसके आगे वाली क्लास में हम लोग जो है वो ओ लेवल का एक और पेपर करेंगे, फिर हम लोग एक क्लास में एटीपी करेंगे। तो आप उनमें से एटीपी या जो पेपर नेक्स्ट पेपर 2 करेंगे ओ लेवल का, उससे पहले ये क्वेश्चन पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। ये दो क्वेश्चन है, ये आपने एज अ होमवर्क करने हैं, अपने आंसर चेक करने हैं मार्किंग की से। ठीक है जी, चलो जा सकते हो अभी आप लोग। हाफिज। समीर मुझे मैसेज करो, एटीपी का मैं आपको लेक्चर भेज देता हूँ।